मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सबसे पहले समझो कि ये आया कहां से और इसका आगे चैप्टर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आगे वाले चैप्टर्स में कैसे ये कनेक्ट करेगा। कुछ बेसिक डेफिनेशंस जानने की जरूरत है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहली डेफिनेशन रेस्ट, ठीक है, इसकी मुझे बहुत जरूरत है। रेस्ट एक जनरल टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ यार थक गए बहुत ज्यादा, रेस्ट करने की जरूरत है। वही फिजिक्स में भी हुई है, रेस्ट मतलब ठहरी हुई चीज, आराम करने वाली चीज है। कोई भी चीज जो रुकी हुई है, मूव नहीं कर रही, वो रेस्ट कर रही। और अगर वो रुकी हुई नहीं है वो चीज, तो ऑब्वियसली वो क्या कर रही होगी, मोशन। So whenever any object changes its position with respect to time or surrounding, then we say that object is doing a motion. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में मूव करता है, तो हम ये मानते हैं कि ऑब्जेक्ट ने मूव करा। सपोज करो आपने घर पे एक बिल्ली पाली, बिल्ली को आपने केज में डाल दिया और आप कोचिंग आ गए। आप घर पहुंचे, आपको बिल्ली केज में मिली, तो आपको क्या लगा कि बिल्ली तो रेस्ट पे थी। और जब आपने नोटिस करा तो आपने जो मछली पाली हुई थी कुछ टाइम पहले एक्वेरियम में, वो नहीं मिली, और बिल्ली ने उस रात खाना भी नहीं खाया। बिल्ली कहती रही मेरा पेट फुल है, मेरा पेट फुल है। तो उसका मतलब क्या था, आपके कंटेक्स्ट में तो बिल्ली रेस्ट पे थी और मछली बताने के लिए बची नहीं कि बिल्ली रेस्ट पे थी या नहीं थी। सो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में जब कोई चीज मूव करती है तो वो भी मोशन कहलाती है। अगर मैं एक बिल्डिंग को बाहर से बंद कर दूं, उसके अंदर कुछ लोग छोड़ दूं और बाहर से खड़ा होकर मैं बिल्डिंग देखता रहूं, मैं बोलूंगा हाँ हाँ लोग तो अंदर ही हैं। अब आप क्या सोचते हो, जेल के अंदर लोग हैं, आपके लिए वो जेल में है, उनकी पोजीशन क्या है, जेल। बट वो जेल के अंदर दूसरे लोगों के रेस्पेक्ट में तो मूव कर रहे हैं ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे दो डेफिनेशंस या 2 पॉइंट कंसिडरेशन में आपको रखने पड़ेंगे कि whenever object changes its position with respect to time or surrounding, then it is said it is under motion. Clear? अब धीरे धीरे हम लोग कुछ और काम की चीजें समझने वाले हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है और उसके मोशन की डिग्री उसके खुद के साइज से बहुत बड़ी होती है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास कह देते हैं। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का सारा मास उसके किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड, और हम उसे डायग्राम्स में या फिर ग्राफ्स में या रिप्रेजेंटेशंस में सिर्फ एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो whenever an object moves in such a way that its distance is greater than its own dimension, then it is said to be a point mass or point object. आसान सी बात है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि बॉडीज जो होती हैं वो बहुत सारे मासेस से मिलकर बनी होती है। हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी भी बहुत सारे मासेस से, बहुत सारे अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी है। तो आप अगर एक कार की बात करोगे तो कार के व्हील्स का अलग मास है, उसके इंजन का अलग मास है, उसके सीट्स का अलग मास है, उसमें जो पैसेंजर बैठे हैं उसका अलग मास है। बट जब हम लोग न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम। हमने ये तो नहीं बोला ना कि कार के इंजन का मास इतना है, टायर का मास इतना है, इतना, सबको ऐड करके देख लो। नहीं, हम लोग ऐसे में पॉइंट मास बोल देते हैं। और हम जितना भी आगे पढ़ने वाले हैं, सिवाय एक चैप्टर को छोड़ के, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को छोड़ के, हम लोग हर जगह पे किसकी बात करने वाले हैं, पॉइंट मास की। हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसा ही कंसिडर करने वाले हैं कि उसका मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। आसान। अब आ रहे हैं हम लोग फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस पे। तो जो फिजिक्स की फर्स्ट बुक है, जिसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं, इसमें सबसे पहली चीज आती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं रेस्ट एंड मोशन। ये ऑब्जेक्ट रुके हुए हैं कि मूव कर रहे हैं, इस पूरी स्टडी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। फर्दर मोर मैकेनिक्स को दो और पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट। स्टैटिक्स ऑब्जेक्ट्स की वो स्टडी है जिसमें हम लोग, या फिजिक्स का वो पार्ट है जिसके अंदर हम लोग जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं तो हम उसकी स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट की स्टडी करते हैं। और डायनेमिक्स के अंदर हम मूव होने वाले ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। बट डायनेमिक्स की भी दो ब्रांचेस हैं, इसमें से एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स और दूसरी है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ ये बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के रीजन की बात नहीं करते।
और काइनेटिक्स के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के रीजन की भी बात करते हैं कि कॉज क्या है ऑब्जेक्ट के मोशन का। तो फर्स्ट आता है स्टैटिक्स। देखो स्टैटिक्स के अंदर हम लोग जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसकी बात करते हैं। लाइक इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, और यू कैन से इट्स अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब जरा दिमाग लगाओ और सोचो कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस होंगे वो सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब फोर्सेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो जब भी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होते हैं तो हम लोग स्टैटिक्स में चल जाते हैं। सामने से एक रेफरेंस डायग्राम ही समझ लो ना कि मैंने एक स्टोन पे एक और स्टोन रखा ऐसे हॉरिजॉन्टल और साइड में दोनों साइड पे लोड रख दिया, सब बैलेंस में, ठीक है। मतलब जितने फोर्सेस यहाँ लग रहे हैं नीचे की तरफ, जितना इधर ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लग रहा है, सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और चीज कैसी है, स्टेशनरी है। तो ये स्टैटिक्स का पार्ट, राइट। ऑन दी अदर हैंड काइनेमेटिक्स, जिस चैप्टर में हम अभी हैं वो काइनेमेटिक्स है। मोशन इन 1D जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो काइनेमेटिक्स का पार्ट है। तो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करते हैं, उसके मोशन के नेचर की स्टडी करते हैं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, हम लोग इन सारी क्वांटिटीज की स्टडी करते हैं और इस बात की हमको बिल्कुल परवाह नहीं होती है कि मोशन हो क्यों रही है या उस मोशन का इफेक्ट क्या होगा। वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी आगे, काइनेटिक्स में। तो वही अपना मैकेनिक्स का लास्ट पोर्शन, काइनेटिक्स। द काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन बट अलोंग इट्स कॉज ऑफ मोशन। मोशन की भी बात करते हैं और उसके कॉज की भी बात करते हैं, एंड ऑल्सो द इफेक्ट, कि उसका जो इफेक्ट पड़ने वाला है। जब आप काइनेटिक्स के क्वेश्चंस देखोगे तब आप फोर्सेस भी उसमें इन्वॉल्व पाओगे, आपको वर्क के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको फोर्सेस के रिजल्टेंट भी बनाने पड़ेंगे, राइट। और एट द एंड इम्पल्स, टॉर्क, वर्क, ये सारी क्वांटिटीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए हम जिस चैप्टर में, हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन 1D या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं है, राइट। बट ये ब्रांचेस है मेन मैकेनिक्स के। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द मोशन इन 1 डायमेंशन यू शुड नो व्हाट आर 3 डायमेंशंस। देखो जितना भी फिजिकल वर्ल्ड हमारे अराउंड है और जितनी भी चीजें हमारे अराउंड है इस फिजिकल वर्ल्ड में, जिनको कि आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, वो सब 3 डायमेंशनल है। हमारे अराउंड जितनी भी दुनिया है वो सब इन 3 डायमेंशंस में बटी हुई है। अब ये 3 डायमेंशंस को हम लोग 3 लेंथ्स की तरह भी बोलते हैं। जैसे अगर मैं एक क्यूब या क्यूबॉइड की बात करूं तो क्यूब या क्यूबॉइड के कंटेक्स्ट में इसके 3 डायमेंशंस आपको साफ साफ दिखाई देंगे। एक तो इसकी लेंथ, एक इसकी ब्रेथ या विड्थ, और एक इसकी हाइट। और जनरली हम लोग 3 डायमेंशंस लेंथ, ब्रेथ और हाइट को ही कहते हैं। व्हाट इट, जब हम लोग इन 3 डायमेंशंस को किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इनके लिए 3 एक्सिस यूज करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। या फिर हवा में दिखाने के लिए हम लोग 3 डायमेंशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी 3 फिंगर्स से। मान लो, या फिर ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, ये ज्यादा आसान है, ठीक है। सेम है, देखो मान लो मेरा थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो ये जेड एक्सिस के अबाउट कर रहा है, मेरी 4 फिंगर राइट की तरफ पॉइंट कर रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग पॉइंट कर रही है, तो ये पूरा एक्स एक्सिस है। और जो सेकंड फिंगर है वो आप लोगों की तरफ पॉइंट कर रही है, तो ये किधर होगा, वाई एक्सिस। ये तीनों डायमेंशंस या तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। तो किसी भी कमरे के कोने को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे आपको तीनों लाइनें आके मिलती हुई दिखाई देंगी, जैसा कि किसी क्यूबॉइड या क्यूब के वर्टेक्स पे होता है, कोने पे होता है, आपको 3 एजेस मिलती हुई दिखाई देती हैं। यही 3 एजेस हमारे लिए 3 डायमेंशंस कहलाएंगे, जिनको कि हम लोग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस कहते हैं। अब ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ एक डायमेंशन के अबाउट ही मूव करता है, या तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट मूव करेगा, या फिर सिर्फ वो वाई एक्सिस के अबाउट मूव करेगा, या फिर सिर्फ वो जेड एक्सिस के अबाउट मूव करेगा,
तो ऐसी मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इन 1D या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, राइट। फॉर एग्जांपल ओके, तो अब हम लोग एक मोशन इन 1D का एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। एक्सपेरिमेंट तो क्या है, बहुत ही आम सी चीज है। मैंने ना ये एंगल ले ली। अब इस एंगल में क्या खास बात है, ये सीधी है, बस ये इसकी खास बात है जिस वजह से मैंने इसको लिया, और कुछ मुझे मिल नहीं रहा था। और मेरे पास में ये बॉल भी है। अब अगर मैं इस बॉल को इसके थ्रू मूव करवाता हूं और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख के, तो बॉल इसी के अलोंग चलेगी। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट चलता है, इसी को हम लोग कहते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। जब ये बॉल इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो सिर्फ उसका एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा था, ना तो वो ग्राउंड से ऊपर जा रही थी, ना वो ग्राउंड के नीचे आ रही थी, लाइक सरफेस के नीचे आ रही थी, ना वो आपकी तरफ बेंड हो रही थी। सो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा है। तो ऐसे में हम लोग कहते हैं कि मोशन इन 1D है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इस बॉल को सिंपली ड्रॉप कर दूं, तो आप क्या बोलोगे, मोशन इन 1D और 2D? कितने लोग बोलते हैं मोशन इन 1D था, और कितनों को लगता है मोशन इन 2D करवाया मैंने, बॉल को सिंपली ऐसे लेके ड्रॉप करवाया। कितने डायमेंशन चेंज हुए, सवाल ये पूछो कितने डायमेंशन चेंज हुए? ओनली 1 डायमेंशन हैज चेंज। इसकी सिर्फ हाइट चेंज हो रही है। सोचो। ये तो सबसे बेसिक एग्जांपल है। न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, नहीं, एप्पल के सर पे न्यूटन गिरा था, तभी तो उसे पता पड़ा था। हाँ हाँ, एप्पल के सर पे न्यूटन गिरा था, तुमको नहीं पता? कभी भी कभी भी ये मत पढ़ना कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था। असल में हुआ ये था, एप्पल के सर पे न्यूटन गिरा था। हाँ हाँ, मत मानो, ये तुमको पता पड़ेगा जब तुम लोग ग्रेविटेशन पढ़ोगे। और जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ना, तुम लोग बोलोगे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एप्पल के सर पे न्यूटन गिरा था। कब पता पड़ेगा? ग्रेविटेशन। ठीक है। ये था मोशन इन 1D, जब भी ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक डायमेंशन चेंज हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर ऑब्जेक्ट के 2 डायमेंशंस में चेंज आए, तो हम लोग कहेंगे कि ये मोशन इन 2D होती है। ठीक है, उसके लिए मैंने जुगाड़ बना रखा है मेरी जिम में। ये है दुनिया का सबसे सिंपल पेंडुलम। वैसे तो सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, और भी सिंपल बना दिया मैंने उसको। कुछ नहीं लिया, धागा लिया, एक मास लिया, मास के साथ में ये स्पेशल वेल्डिंग करवाई है मैंने। ठीक है, कॉपर की थी शायद, बड़ी मुश्किल से हुई। तो अगर मैं इस मास को लेके ऑसिलेट करवाऊं, तो आप देख रहे हो कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट भी मूव कर रहा है, और थोड़ा थोड़ा ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट भी मूव कर रहा है। मतलब इस पॉइंट पे तो ये मेरे हाथ के बहुत क्लोज है, बट जैसे जैसे मैं इसको दूर की तरफ ऑसिलेट करवाता हूं, तो हाथ से ऊंचा होता जाता है। मतलब इसके 2 डायमेंशन एक बार चेंज हो रहे हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। सो ऐसे में जो मोशन होती है, मोशन इन 2D होते हैं। और आप लोग धीरे धीरे सो रहे हो, हिप्नोटाइज करने के लिए करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं आपको वही पुराने वाले एक्सपेरिमेंट की तरफ ले जाऊं, और इस बार मैंने इस एंगल को थोड़ा सा एंगल पे पकड़ लिया, मतलब उठा के पकड़ लिया, तो ऐसे में क्या होगा, बॉल आगे भी बढ़ रही है और डाउनवर्ड्स भी जा रही है। तो बॉल में कैसी मोशन हुई? हॉरिजॉन्टल मोशन हुई, और साथ ही साथ बॉल वर्टिकली नीचे की तरफ भी थोड़ा थोड़ा मूव कर रही थी। तो इसलिए इस केस में कौन सी मोशन हुई? मोशन इन 2D। और अगर मैं सिर्फ ये बॉल लेके किसी पे भी मार दूं सिंपली, तो बॉल एक तो आपकी एक्सिस के अबाउट, सपोज करो आपकी एक्सिस वाई एक्सिस थी, और साथ ही साथ वर्टिकली अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स भी थोड़ा थोड़ा मूव होगी, तो ये भी मोशन इन 2D है। तो मोशन इन 2D के जो बहुत बेसिक एग्जांपल्स होते हैं, वो होते हैं सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर इस बिलियर्ड जब बॉल हिट करेगी ना इन सारी बॉल्स को, तो कोई बॉल ऐसे जाएगी, कोई बॉल ऐसे जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे डायमेंशनल एक्सिस बना दो, तो डायमेंशनल एक्सिस बनाने के बाद में आपको रियलाइज होगा कि हाँ, एक ही टाइम पे एक से ज्यादा एक्सिस में चेंज आ रहा है। देख रहे हो, अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो अगर ये पर्टिकुलर 15 नंबर वाली बॉल 15 नंबर वाली बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये मोशन इन 2D कर रही है। सिंपल, राइट।
तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में एक साथ दो डायमेंशंस चेंज हो या दो एक्सिस में चेंज आए, तो ऐसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन इन 2D। और इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा मोशन इन 3D क्या है। एक फ्लाई करता हुआ प्लेन, या फिर एक काइट, या फिर एक इंसेक्ट जो उड़ रहा है, या फिर स्पेस के अंदर सैटेलाइट, ये सब 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं। तो ऐसी मोशन को हम लोग कहते हैं मोशन इन 3D। ठीक है, क्या हम भी ऐसी मोशन को रेप्लिकेट करवा सकते हैं क्लास में? बिल्कुल करवा सकते हैं, किसने कहा मुश्किल है। मैं फिर से अपने इस बहुत ही बड़े इन्वेंशन को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कोई कॉपी ना कर ले, सिर्फ पेटेंट भी बनाऊंगा मैं इसका। सो देखो, मैंने सिंपली इसको ऐसे घुमाना शुरू करा, तो अभी आपको लग रहा होगा ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मोशन इन 2D है, क्योंकि ये सर्कल बना रहा है, सर्कल बना रहा है, सर्कल बना रहा है। और जैसे जैसे मैं इसकी स्पीड को बढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हो इसके सर्कल का लेवल भी ऊपर जा रहा है। तो ये दो एक्सिस में अभी मूव कर रहा था, और मीनवाइल ये थर्ड एक्सिस के अबाउट ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। और मैं अगर थोड़ा और आलसी हो जाऊं, ठीक है, तो देखना, मैं सिर्फ इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घुमा रहा हूं, और मैं धीरे धीरे बस अपने हाथ को ऊपर ले रहा हूं, हो गई ना 3 डायमेंशनल मोशन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जब घूम रहा है, तब वो 2 डायमेंशंस तो वैसे चेंज कर रहा है। अगर ये इधर वाला एक्स एक्सिस है और इधर वाला आपकी तरफ जेड एक्सिस है, तो 2 डायमेंशन वैसे चेंज हो रहे थे। और थर्ड डायमेंशन अपने आप में जैसे जैसे हाइट उसकी बढ़ा रहा था, अपने आप थर्ड डायमेंशन चेंज हो रहा है। तो ऐसी मोशंस मोशन इन 3D कहलाती हैं, राइट।